तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का अपना पहला चैप्टर। हालांकि ये बुक का आपका सेकंड चैप्टर है, मैंने बोला था यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। नेशनलिज्म इन इंडिया। देखो, यूरोप के बारे में हम पढ़ लेंगे। यूरोप हमारे लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, ठीक है। बट इंडिया से हम काफी फेमिलियर हैं, तो इनके बारे में हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इसी से रिलेट करेंगे हम यूरोप को, ठीक है। इंडिया को समझते हुए हम यूरोप में। तो चलो हम स्टार्ट करते, थोड़ा बैकग्राउंड इसका ले लेते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया का। याद रखो, ये एक मूवी टाइप की रहेगी क्योंकि हिस्ट्री है। हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में देख लो कि व्हाई वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री। व्हाई हम क्यों पढ़ते हैं, हमें क्यों जरूरत है हिस्ट्री पढ़ने की। यार बड़ा बोरिंग है सर, बहुत ऐसा लगता है, ठीक है, शुरू में। बट याद रखो, हिस्ट्री अगर हम नहीं पढ़ते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपको अपने हिस्ट्री के बारे में नहीं पता तो आप अपना प्रेजेंट जो है वो उतना अच्छे से नहीं जी पाएंगे। वैसे सर ये अजीब बात कर रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि भाई आप देखते होंगे हिस्ट्री में बचपन में, अरे यार मैं वहां गया था, यहाँ गया था, तो आप सोच के बहुत खुश होते हैं, वाह यार, समथिंग लाइक दैट। या फिर बहुत बंदे होते हैं बहुत गरीब होते हैं, ठीक है। अब गरीब हैं वो, तो उतनी फैसिलिटीज उनको नहीं मिल रही हैं अपने पास्ट में, बट उन्होंने बहुत मेहनत करी, पढ़ाई कर ली, फिर जब प्रेजेंट में वो बहुत कुछ बन गए, तब वो अपने जब पास्ट को देखते हैं कहते हैं वाह अभी तो बहुत अच्छा है। तो ये चीज होती है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं वो हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जिसे अगर हम ब्रेक करें तो पता चलता है कि इसका इसे किस दो वर्ड में ब्रेक कर सकते हैं, हिज स्टोरी। ऐसे तो नहीं, इसको आप साथ में कर सकते हैं, हिज स्टोरी, उनकी कहानियां, है ना। उनकी कहानियां थोड़ी जरूरी होती है, ओके, जिससे हमें पता रहता है कि हमारा इंडिया कितना महान है, कितना ग्रेटेस्ट है। किसी भी देश की हम ग्लोरीफाई उसकी हिस्ट्री से ही करते हैं। जैसे हम बता सकते हैं हमारे देश में भाई आर्यभट्ट रहा करते थे, उन्होंने ये किया वो किया, तो ये सारी चीजें हम बात पीछे छोड़ देते हैं। बस एक बात का याद रखो कि हिस्ट्री जो होती है वो किसी भी कंट्री की ग्लोरिफिकेशन के लिए होती है। अगर हमें अपना हिस्ट्री पता होगा ना, तो हम बड़े आराम से किसी भी देश को जवाब दे सकते हैं, या किसी भी पर्टिकुलर बंदे को जवाब दे सकते हैं जो ये कह रहा हो कि अरे यार इंडिया तो बहुत बेकार है, चलो चलते हैं अमेरिका। ऐसा कुछ क्लियर है ना। तो चलो आगे चलते हैं, थोड़ी कहानी और बढ़ाते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, थोड़ा बैकग्राउंड मैंने बताया था, ये थोड़ी वेब सीरीज की तरह आप लीजिएगा। एक वेब सीरीज होगी जिसमें आपके कई सीजन्स थे, मतलब बहुत सारे सीजन जा चुके हैं। वो सीजन आपने नहीं भी देखा है तो भी ये सीजन आपको समझ में आएगा, ठीक है। 10th का सीजन आपको समझ में आएगा। अब हर सीजन में बहुत सारे एपिसोड होते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत सारे एपिसोड्स होंगे और उन एपिसोड्स को आप पढ़ेंगे तब आपको पूरी कहानी पता चलेगी। तो सीजन 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझेंगे नेशनलिज्म का। क्या होता है मतलब नेशनलिज्म का, और वो भी इंडिया में नेशनलिज्म का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखो, नेशनलिज्म एक फीलिंग होती है, आप समझो। हिंदी में अगर मैं बोलूं, समझाऊं, तो नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रीयता। क्या होता है? राष्ट्रीयता। बोलते हैं ना कि मेरे अंदर कूट कूट के नेशनलिज्म भरा हुआ है, मेरे देश के बारे में आप कुछ और नहीं कह सकते। तो ये एक फीलिंग होती है, एक फीलिंग ऑफ इमोशन होता है। जब ये इमोशन एक पर्टिकुलर मेरे अंदर है तो हम इसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे दोस्त के अंदर है या किसी पर्टिकुलर एक बंदे के अंदर है तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। बट अगर एक पूरी बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल में होगा, मेंबर में होगा, बंदे के अंदर होगा, तो यहाँ पे थोड़ा मजा आ जाता है। एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। कुछ भी अगर चेंजमेंट, जैसे आपने रेनेशा पढ़ा था, अगर इस तरह की कोई चीज हमें करनी होती है तो हमें, है ना, इस तरह की फीलिंग जरूरी जरूरी होती है। तो ये जो नेशनलिज्म है इंडिया में, जो मैं फीलिंग की बात कर रहा हूं, ये कैसे आया? देखो क्या है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि देखो बहुत सारे लोगों की अलग अलग अपनी परेशानी होती है ना, सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बताऊं कि एक गरीब आदमी, एक बिल्कुल गरीब आदमी, जिसको जो ठीक तरीके से पैसे नहीं कमा सकता, उसका पेट नहीं भरता, तो उसकी परेशानी क्या है? उसकी परेशानी है कि उसको किसी तरीके से खाना मिल जाए, भूखे के लिए खाना बोलते हैं। अगर मैं बात करूं, ऐसा बंदा थोड़ा सा अमीर है, उसके पास सब कुछ है, बट उसकी एक नीड है कि यार मेरे को एक स्मार्टफोन चाहिए, ठीक है।
तो ठीक है उसने स्मार्टफोन ले लिया। अब उसी बंदे की दोबारा एक परेशानी होगी कि मेरे को यार आईफोन नहीं मिल रहा, मेरे पास पैसे कम, मेरे को आईफोन ये नीड है। मेरे को एक बंदे को नीड है कि मेरे को यार लैम्बोर्गिनी चाहिए, मेरे को गाना गाना लैम्बोर्गिनी वाला गाना चाहिए मेरे को, ठीक है मेरे को भी गाना है, मैं भी थोड़ा है ना यू नो दैट मजा करना है मेरे को। किसी को यार बंगला चाहिए, किसी को, ये सारी सबकी अलग अलग परेशानी होती है। सर इससे इसका क्या मतलब, यहाँ पर भी यही था। आपने याद होगा कि जब फर्स्ट चैप्टर 9th में आपने पढ़ा था तो वहां पे स्टेट्स, 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा होगा, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, जहां पे आपने बताया क्लर्जी सेकंड वाला और थर्ड, जो जिसमें लेबर्स वगैरह रहते थे, ठीक है। और इनके बारे में जब पढ़ा तो आपको पता चला कि सबकी अलग अलग परेशानी थी, और जो थर्ड वाले थे मेंबर्स, यानी थर्ड स्टेट के जो बंदे थे उनकी कुछ ज्यादा ही परेशानी थी, जिन्होंने बाद में रिवॉल्यूशन किया, वो तो वहां की कहानी है। यहाँ पर क्या थी, इंडियंस में सबकी अलग अलग तरह की परेशानी थी, चाहे वो, अगर मैं बात करूं थोड़े से अमीर, थोड़े से मिडिल क्लास, या बहुत पुअर, उन सभी के अलग अलग, जैसे पीजेंट्स किसानों की दिक्कत थी कि भाई हमें हमारे यहाँ सूखा आ चुका है, फेमाइंस आ चुका है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, हमारी फसल खराब हो चुकी है, तो यार मेरे को क्या है इस बार टैक्स कंसेशन मिलना चाहिए, या हमारे ऊपर टैक्स नहीं लेना चाहिए, ठीक है, इस तरह का। बात करें थोड़े से और जमींदारों की बात करें जिनके पास बहुत पैसा हुआ करता था, लैंडलॉर्ड्स की बात करें, तो उनको प्रॉब्लम ये थी कि उनके ऊपर इनकम टैक्सेस वगैरह बहुत ज्यादा डाल दिए गए थे, क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये आपका नॉर्मली हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जोड़ते हैं, ठीक है। तो वहां पे टैक्सेस जब इंक्रीज कर दिए गए तो उनको बड़ी प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि बहुत सारी अलग एपिडेमिक्स फैला हुआ था, महामारी बीमारी जैसे इस समय फैला हुआ है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम, ये सभी प्रॉब्लम साथ में मिलकर एक आइडेंटिटी, उनकी ये जो प्रॉब्लम की जो आइडेंटिटी है, वो फीलिंग है, वो आपस में मिली, यूनाइट हुई, और यूनाइट होने के बाद एक क्या हुआ, एक बोले तो सेंस ऑफ फीलिंग जनरेट हुआ। क्या हुआ, सेंस ऑफ फीलिंग, अपनेपन की भावना, कि भाई तुम मेरे अपने हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, बोलते ना कि दुश्मन दुश्मन दोस्त होता है ना, तो सेम चीज है, सब लोगों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इसकी एक बोले तो माइंड में आया कि भाई सब अपने हैं, सब एक दूसरे को एक साथ लड़ना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम भी थी, प्रॉब्लम ये था कि उनको कोई लीडर की जरूरत थी। भाई सिंपल सी बात है, आपको मालूम होगा कि जब आप क्लास में रहते हैं तो मैम से बोलते हैं मैम कल होमवर्क ना करें क्या, ऐसा करके। अब आपके माइंड में चल रहा है कि मैम होमवर्क थोड़ा कम दे, तो आप ऐसे करते हो, तू कहना यार, तू कहना, तो ऐसे से करके ऐसे बंदे के पास जाता है वो बात, तुम लोग सभी लोग डिसाइड करते हो एक पर्टिकुलर बंदे को कि जो उन मैम से जिससे तुम लोग डरते हो उनसे वो बात कर सके, है ना। तो एक लीडर आप सेलेक्ट करते हैं कि वो आपकी बात रखे, है ना। तो सेम चीज यहां पर भी हुआ करता था, सबके पास प्रॉब्लम तो थी, लेकिन प्रॉब्लम को वो बता नहीं पा रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए उनको एक लीडर की जरूरत थी जो उनकी बात सामने रखे। वो लीडर कौन थे, महात्मा गांधी, जो कि इंडिया में अभी नहीं थे, ठीक है, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम लोगों को हो रही थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई लीडर ही नहीं था, लीडर थे, लेकिन उनके जो तरीके थे, जैसे नहीं, अब वो मान लो जिस बच्चे को तुमने सेलेक्ट किया, उसने बोला टीचर कल होमवर्क मत देना, उसका एटीट्यूड ही खराब है। अब टीचर ने कहा इधर आओ जरा, 2 तमाचे दिए जड़ के उसके गाल के नीचे, कहते हैं कायदे में बैठो, होमवर्क प्लस ज्यादा, कुछ और होमवर्क आपको दे दिया गया। तो अब वो लीडर जिस लीडर को आपने सेलेक्ट किया वो लीडर ही खराब है, आप क्या कर सकते हैं। तो एक अच्छा लीडर हमको नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो अब ये तो बैकग्राउंड हो गया। महात्मा गांधी के बारे में पता चला कि एक नए लीडर आए, महात्मा गांधी, और बाकी बहुत सारे लोग पहले से ही थे, जैसे गोपाल चंद गोखले, अगर बोले हम उनकी बात करें, मोतीलाल नेहरू, ये सब पहले ही थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, चंद गोखले मैंने बोल दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले, ये बहुत फेमस पर्सन थे, ठीक है, उस समय के। तो ये सब अपना काम कर रहे थे, बट गांधी जी के आने पर जो सिस्टम था वो थोड़ा सा अलग हो गया। तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे महात्मा गांधी के बारे में, क्योंकि ये हमारे इस चैप्टर के बोले तो हीरो हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि क्या है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हैं कि भाई ये 2 अक्टूबर 1869 ये बर्थ डेट है इनका, है ना। गुजरात में पैदा हुए थे, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में, ये आपको सब मालूम है, थोड़ी बहुत जानकारी। इसके बाद क्या हुआ कि ये जिनके घर में पैदा हुए थे करमचंद गांधी, वो बहुत अमीर थे,
अमीर थे तो आपको याद होगा जो सेकंड स्टेट के बंदे थे वहां पे, जो सेकंड स्टेट के वहां पे जो बंदे थे, मैं समझ गया ना, 9th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ उस चैप्टर की, जहां पे सेकंड क्लास की जब फ्रांस की क्रांति आप पढ़ रहे थे यानी रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस, तो वहां पे जो सेकंड स्टेट के बंदे थे वो लोग बहुत अमीर, मतलब इतने नहीं, मिडिल क्लास के थे। और उनमें एक खास चीज ये होती थी कि वो लोग, उन लोगों के पास पैसा होता था, अफोर्ड कर सकते थे पढ़ाई के लिए, यानी वो स्टडीज वगैरह करते थे जिससे उनकी मेंटल एबिलिटी थोड़ी सी और डेवलप होती थी। तो सेम चीज मौका मिला गांधी जी को पढ़ने का, वो पढ़ने गए, बैरिस्टर की डिग्री उन्होंने ली, बैरिस्टर मतलब जो लॉयर वगैरह होते हैं उनकी डिग्री ली। वो 1888 से, वैसे इंडिया में थे इससे पहले 69 से 88 तक, 1888 से 1891 तक ये लंदन गए। तो लंदन में इन्होंने पढ़ाई वगैरह करी अच्छे से। अब बात आती है कि फिर वापस कब आए, तो वापस कब आए 1993 में, बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर और भी रहे, ठीक है, बट मेनली 1893 में ये इंडिया में वापस आए, ठीक है। अब इस बीच जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो इन्होंने एक टॉलस्टॉय थे जो बहुत बड़े राइटर थे, ठीक है, और समाज सुधारक थे, बोले तो सोशल रिफॉर्मर्स थे। तो उन्होंने जो ये टॉलस्टॉय जो बता रहा हूं, इनकी एक बुक थी वॉर एंड पीस, ये मैं थोड़ा एडिशनल नॉलेज आपको दे रहा हूं। तो वॉर एंड पीस की बुक पढ़ा करते थे वो, और साथ में गीता भी पढ़ते थे, ठीक है। तो वॉर एंड पीस की जब बुक पढ़ते थे तो वहां पे उनको एक बात पता चली कि, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, कोई बात नहीं, मैं फिर से रिस्क चालू कर दे रहा हूं। तो जब वहां पे उन्होंने टॉलस्टॉय की बुक पढ़ी पीस एंड वॉर, तो वहां पे एक चीज बात पता चली कि देखो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। क्यों? इंडिया में तो 1857 और उससे पहले से लड़ाई ही चल रही है, 1857 के रिवॉल्यूशन भी है, आपने देखा है ना, जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके बारे में भी आपने जाना, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा, एक बात का याद रखो कि जो रिवॉल्यूशन वर्ड जो मैं बोल रहा हूं, रिवॉल्यूशन या क्रांति, ये जो रिवॉल्यूशन होता है, ये जो रिवॉल्यूशन होता है ना, ऐसे नहीं बोला जाता आज रिवॉल्यूशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। रिवॉल्यूशन तो हम बाद में उसे कहने लगते हैं, पहले तो वो क्या होता है, एक रिबेल होता है, एक लड़ाई झगड़ा किसी के बारे में, हमें बात नहीं समझ में आ रही मम्मी हम क्रांति करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्रांति कर दिया ना, आपने अनशन कर दिया, बाद में फिर वो बात पता चलता है कि हाँ भाई ये रिवॉल्यूशन है, जब वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाता है तब वो, यानी जब एक बोले तो वॉर काफी टाइम के बाद जब उसको फिर से स्टडी करते हैं तब उसे हम रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं। ऐसे नहीं कि इनिशियली मैंने आज लड़ाई हुई 1857 में, उसी दिन लिख दिया रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो बात आगे चलते हैं, 1893 में ये गए, एक दादा साहब करके थे, दादा साहेब करके थे बंदे, उनका प्रॉब्लम था, साउथ अफ्रीका में कुछ मैटर चल रहा था, उस मैटर के थ्रू 1893 में हमारे गांधी जी वो गए साउथ अफ्रीका, वहां पे उनका कांड जो मैटर था उसको सॉल्व किया, लेकिन बाद में फिर वहां देखा कि वहां रेसिज्म फैला था। कहां पे? साउथ अफ्रीका में रेसिज्म फैला था, यानी बोले तो रंग भेद, वहां पे रंग भेद चल रहा था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वहां पे। तो उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो करना स्टार्ट कर दिए। किस तरीके से? वहां पहले से नॉर्मल सा धीरे धीरे फेमस चल रहा था, उसी को उन्होंने बहुत ज्यादा बोले तो बढ़ा दिया, जिसका नाम था, आप जानते हैं, सत्याग्रह। ये सत्याग्रह कहां पे था? ये सत्याग्रह की जो मैं बात कर रहा हूं, ये साउथ अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। इसके थ्रू ये नॉर्मल क्या था कि सत्य अगर ब्रेक करे तो सत्य आग्रह, यानी होल्ड ऑन ट्रुथ में बड़ी ताकत है। इसे एक क्या बना लिया, रिलीजन बना लिया, धर्म बना लिया कि एक धर्म है, इसको आप धर्म की तरह माने तो आपका बहुत प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से बात मनवाते थे लोगों से कि देखो भाई सत्याग्रह से आप बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसके बारे में और भी बताऊंगा कि क्या चीज है, जैसे आप लोग सुनते होंगे या बहुत सारी मूवीज के थ्रू नेगेटिव आपके माइंड में जाता होगा कि किसी ने एक तमाचा मारा दूसरा गाल कर दो, एक गाल में मारा दूसरा गाल कर दो। ये सारी चीजें बताऊंगा कि ये गलत चीजें आपको बताई गई है, आपने पढ़ा है, एक्चुअल में उनका कुछ और मतलब था। याद रखो, हर एक थॉट का दूसरे के थॉट का अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के ही पेश किया जाता है, ठीक है, पूरी सही तरीके से नहीं बताया जाता। आप ना वहां थे ना ये था, तो जो आपको बताया जाता है, जो आप सुनते हैं, उसी चीज को मान लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 1893 उसके बाद वो 21 ईयर तक साउथ अफ्रीका में ही रहे, वहां थोड़ा बहुत उन्होंने इन सब मैटर्स में इसका सोल्यूशन किया, ठीक है। 21 के बाद
तब वो कहाँ है, तब वो इंडिया है। और डेट थी 9 जनवरी 1915। एक और भी रीजन तुम मान सकते हो इंडिया में आने का कि वर्ल्ड वॉर का टाइम स्टार्ट हो गया था। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था 1914 पे, में ही अक्टूबर 1914 आई थिंक। तो वहां पे तब तक वर्ल्ड वॉर तो स्टार्ट हो ही गया था, तो लगभग अफेक्टेड हुई थी सारी कंट्रीज। हालांकि तुम अफ्रीका को डायरेक्ट नहीं मानोगे, बट ब्रिटेन जहां जहां उन्होंने अपना राज करा, वहां वहां के जो सैनिक है, वहां वहां के जो पीपल है, उनको इनडायरेक्टली इन्वॉल्व किया, जैसे इंडिया को भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व किया। क्लियर है ना? ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। तो एपिसोड नंबर 1, वेब सीरीज का एपिसोड नंबर 1 है, कहानी आपको पता चल गई। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन। देखो, नॉन कॉर्पोरेशन, अभी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको ज्यादा समझना या ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है। जो वर्ल्ड वॉर आपने पढ़ लिया। अब खिलाफत में भी नहीं आएगा, नॉन कॉर्पोरेशन से ज्यादा ही आएगा, बट इसके भी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता हो जाना चाहिए। देखो, प्रॉब्लम ये पूछेंगे, जैसे क्वेश्चन ये आएगा कि भाई हमारे यहाँ जो नेशनलिज्म है उसकी क्या क्या रीजंस हैं, क्या रीजन और किस लिए हुआ था। तो ये मेन रीजन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये बहुत बड़ा मेन रीजन है। क्या हुआ कि भाई जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटेन तो डायरेक्टली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट था, लेकिन हमारा इंडिया डायरेक्टली पार्टिसिपेंट नहीं था, वो इनडायरेक्टली, है ना, इनडायरेक्टली था। उसको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेंट करने के लिए किसने फोर्स किया था? ब्रिटेन ने, ठीक है ना, क्योंकि वो यहाँ पे राज कर रही थी, उनका कोलोनाइजेशन यहाँ पे हुआ था, कंपनी बनाई थी उन्होंने, इसके थ्रू वो यहाँ पे एक तरीके से राज करते थे, पूरा शासन उनका यहीं पे था। तो जो वो कहते थे वो हम लोगों को फोर्सफुली करना होता था, ठीक है। तो हर जगह उन्होंने अत्याचार मचाया हुआ था। अब क्या था, वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी और ह्यूमन पावर या मैन पावर की जरूरत थी, ठीक है। तो पैसों की जरूरत होने की वजह से उन्होंने क्या किया, टैक्स इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? टैक्स इंक्रीज कर दिया, अलग अलग टाइप के बहुत सारे टैक्सेस। पैसे तो नहीं बढ़ाए, लोगों की इनकम नहीं बढ़ाए। अब देखो, टैक्स इंक्रीज करने में सबका ही जो है नुकसान था। कैसे? जो गरीब थे उनको टैक्स किसका देना पड़ता था? अपनी जमीन का, अपनी जो फसल उन्होंने क्रॉप किया है उनका, इन सबका टैक्स देना पड़ता था। तो हुआ क्या, अचानक से वो जो समय था, जिस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय ठीक तरीके से बहुत सारे एरियाज में क्रॉपिंग ठीक से नहीं हुई, सूखा पड़ गया, फेमिनाइन आ गया, और साथ ही साथ बहुत अलग अलग तरह के बोले तो डिसीजेस फैली हुई थी, जैसे इन्फ्लुएंजा क्या होता है कि जैसे आपको नॉर्मल जुकाम या बुखार होता है, जुकाम होता है, सर्दी वगैरह, छींके वगैरह आती हैं, वो जब एक तरीके से अभी बैक्टीरियल है, बट अगर वो इन्फेक्टेड हो जाए, किसी नॉर्मल वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, तो वही जो जुकाम हुआ है आपको, जो क्या बोलते हैं कोल्ड हुआ है, वो कोल्ड कन्वर्ट हो जाता है इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा ये होता है, नॉर्मल आप बोले तो बैक्टीरिया से जब कन्वर्ट हो जाता है तब वो तो नॉर्मल होता ही है, इस तरीके से इन्फ्लुएंजा होता है। और दूसरी चीज, एपिडर्मिस फैली थी, महामारी फैली थी प्लेग की महामारी इंडिया में फैली हुई थी, चाइना से ही आई थी ऑफ कोर्स, जैसे कि ये आया है वो भी वहीं से आया। तो प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, वहां पे लगभग 12 मिलियन टू 13 मिलियन लोग मर चुके थे। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि बीमारी है तो दवा का खर्च भी है, तो लोगों को पैसों की जरूरत है, ना कि पैसे उनके हाथों से चले जाएं। तो अब यहाँ टैक्स जब इंक्रीज कर दिया गया, लोगों की इनकम नहीं इंक्रीज करी, जो मिडिल क्लास वाले लोग थे, जो इनके यहाँ काम करते थे, वर्कर्स थे, सिपाही थे, सिपाही जिनको बोलते थे, जो सिविल वर्कर्स थे, जो आई मीन IAS IPS कलेक्टर, ये सब मान के चलो, जो सिविल वर्कर्स थे उनकी भी कोई पेमेंट नहीं। जो अलग क्या बोलते कंपनीज में काम करते थे, लाइक कॉटन मिल्स वगैरह में जो काम करते थे, उनकी पेमेंट भी उन्होंने कुछ इंक्रीज नहीं करी, बट टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको पैसा चाहिए था। और साथ ही साथ प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने इंडिगो की जो क्रॉपिंग करवानी स्टार्ट कर दी, कि भाई आपको इंडिगो जो है वो करना ही करना है, आपको अपने खेत में इंडिगो को उगाना ही होगा, क्योंकि उनको इंडिगो की नीड थी बहुत ज्यादा। तो अब बात ये आती है कि इन सभी का जो रिजल्ट था ना,
वो एक साथ रिजल्ट बोले तो सबका एक साथ गुस्सा फूट गया, लेकिन सभी के गुस्से को एक साथ लाना था। अब एक साथ लाना था तो गोपाल कृष्ण गोखले वो बोले तो गुरु थे, टीचर थे, ठीक है, या बहुत बड़े गुरु मानते थे गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है, बहुत ज्यादा बात मानते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को बोला कि भाई तुम एक काम करो, तुम यार वहां पे बहुत अच्छा काम किया है तुमने साउथ अफ्रीका में, तो एक काम करो तुम इंडिया में आओ और जो तुमने वहां पे जादू चलाया है थोड़ा यहाँ पर भी जादू करो, इंडिया में बहुत परेशान है यार यहाँ के लोग। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया में आए, ठीक है। जब यहाँ आए तो उन्होंने इन सभी मैटर्स को बहुत अच्छे से देखने के लिए उनको सजेशन दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने कि थोड़ा एक काम करो, जरा देखाओ आसपास अपने। तो गुजरात में ही आए थे, ठीक है, गुजरात में आए, वहां पे गुजरात का ही एरिया पहले उन्होंने देखा, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ठीक है, छोटे मोटे उन्होंने प्रॉब्लम सोल्यूशन किए, ठीक है। जब प्रॉब्लम सोल्यूशन किए उन्होंने, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बता दे रहा हूँ, कुछ डेफिशिएंसी यहाँ पॉइंट में बता दूंगा क्या क्या प्रॉब्लम थी। जैसे मैंने बताया फोर्सफुली वहां पे लेबर्स चाहिए थे, तो गांव के लोगों को उन्होंने फोर्सफुली अपनी आर्मी में रिक्रूट करना स्टार्ट किया, जिसको यहाँ पे आप बुक पढ़ेंगे रीड करेंगे तो वहां लिखा होगा एक वर्ड फोर्सफुली रिक्रूटमेंट, तो फोर्सफुली रिक्रूट किया, ठीक है। और क्या करा उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि टैक्सेस इंक्रीज करें, और क्या किया, और उन्होंने क्या बोलते हैं इंडिगो की खेती बहुत जबरन कराई उन्होंने, सूखा हो गया था उसके बाद भी टैक्सेस इंक्रीज करे। तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ कि ये जो वर्ल्ड वॉर है, आई मीन जो वर्ल्ड वॉर है, ये बहुत बड़ा रीजन था नेशनलिज्म, लोगों के अंदर नेशनलिज्म, एक बोले तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अपनेपन की भावना, उसे पैदा करने में। तो जब गांधी जी आए तो उन्होंने जब थोड़ा सा देखा गुजरात में, थोड़ा बहुत छोटा मोटा मैटर उन्होंने सॉल्व किया, तो एक आदमी थे, एक नाम थे राम कुमार शुक्ल। ये राम कुमार शुक्ल जो थे ये बिहार के चंपारण के एक बंदे थे, चंपारण, ठीक है, स्पेलिंग में मत जाना प्लीज यार। तो बिहार के चंपारण जिला बोले तो वहां के एक बंदे थे राम कुमार शुक्ल। ये क्या थे, एक थोड़े से बड़े किसान थे, बोले जमींदार बोल सकते हो, ठीक है, तो एक किसान ही बोलो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उनकी प्रॉब्लम भी सेम यही थी कि उनसे 3 कठिया सिस्टम चल रहा था बिहार में, 3 कठिया सिस्टम। अब ये क्या होता है 3 कठिया, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में सेम कहा जाता है, 3 कठिया सिस्टम। देख लीजिएगा, बुक आप रीड करना पड़ेगा भाई, हाँ, थोड़ा बहुत बुक रीड करेंगे आपको पूरा एकदम फ्लो बन जाएगा। तो 3 कठिया सिस्टम चल रहा था। 3 कठिया सिस्टम मीन्स आपके पास जितनी भी जमीन है, जितनी भी क्रॉप करने के लिए जो जमीन है उसका 3/20 पार्ट, इसी को 3 कठिया बोलते थे। तो 3/20 पार्ट में आपको इंडिगो, 3/20 पार्ट में आपको इंडिगो ये बोना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको इरिगेट करना पड़ेगा। तो बात ये आती है कि इंडिगो का मतलब क्या सर, वो नीले कलर का कुछ कैसे उगता था? तो देखो सिंपल सा क्या होता था, जैसे फूल आप देखते हो गुलाब के फूल या फिर पलाश के फूल होते हैं जिनमें से गुलाल बनाया जाता है, होली में खेलते हैं ना, होली खेले रघुबीर, तो वो जो होली खेली जाती है वो गुलाल के फूल बनाए जाते, फूल उगाए जाते हैं, पलाश, तो वहां से वो कलर्स उसके निकाले जाते थे, एनरिचमेंट करा जाता था, तब बनता था। ऐसे ही यहाँ पे इंडिगो की प्लांटिंग करी जाती थी, एक प्लांट उगता था जिसमें एक फ्लावर उगता था, ठीक है, उस फ्लावर को थोड़ा सा सॉलिड पार्टिकल उसके अंदर होता था, उसको इन सभी का एनरिचमेंट करते थे। इस एनरिचमेंट से वो इंडिगो जो आप देखते हैं नील, जो कि कलर करने में अलग तरीके से, जैसे भाई आर्मी है उनका कलर थोड़ा डार्क होना चाहिए या और भी बहुत सारी चीजें, तो उसके लिए इनको ये जो इंडिगो था वो चाहिए था। बट फिर बाद में क्या हुआ, सिंथेटिक क्या बोले तो सिंथेटिक इंडिगो चालू हो गया। जब सिंथेटिक इंडिगो जब सिंथेटिक इंडिगो चालू हो गया ना, तो इन लोगों ने इंडिगो खरीदना मना कर दिया, कहे नहीं मेरे को इंडिगो नहीं चाहिए। जब मेरे को इंडिगो नहीं चाहिए तो ये जो 3/20 पार्ट ये जो आदमी थे जो उगाया करते थे इंडिगो, 3/20 पार्ट तो इनका खराब हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिगो की खास चीज थी कि वहां पे सिर्फ आप इंडिगो ही उगा सकते हैं, फिर बाकी कुछ नहीं उगेगा। आपने इंडिगो एक बार बो दिया फिर तो गड़बड़, 4-5 साल तक तो आप सूखे में रहिए, कुछ नहीं कर सकते, इंडिगो उगा सकते हैं, इंडिगो में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सिंथेटिक इंडिगो आ गया, यानी कि अब जैसे सिंथेटिक फाइबर होता है, तो जब सिंथेटिक इंडिगो आया तब कोई खरीदता नहीं था इनका इंडिगो और प्रॉब्लम हो जाती थी इनको। अब क्या है,
ना तो इनको इंडिगो से कोई मनी मिल रही है, ना पैसा मिल रहा है, टैक्सेस इंक्रीज कर दिए जा रहे हैं, अब कुछ और उगा नहीं सकते हैं। तो इनको अब देखो, जमींदार के पास सारी जमीन चली गई, अब जमींदार को भी प्रॉब्लम हो रही, क्यों? लॉस हो रहा है। वो 4-5 साल जमींदार भी वेट नहीं कर सकता ना भाई। सपोज दैट तुम्हारी जमीन है, तुम्हारी जमीन में बहुत सारा तुमने कर्जा वर्जा लिया है, और अब तुमने क्या किया, उस कर्जे को चुकाने के लिए अपनी जमीन तुमने मेरे को बेच दी। अब जमींदार भी क्या करेगा, वो भी जो लैंड लॉर्ड है, लैंड का मालिक है, वो भी इंडिगो ही उगाएगा, क्योंकि उसको भी ऊपर से ऑर्डर आ रहा है। अब वो 3/20 में वो भी क्या कर रहा है, इंडिगो उगा रहा है। अब बात ये आई जब इंडिगो की भाई वहां से रोक दी गई, नहीं मेरे को सिंथेटिक फाइबर का फॉर्मूला पता चल गया, तुम रहने दो, तो वो भी बंद कर देगा। लेकिन ये है कि ये लोग अपना घाटा नहीं चाहते कि मेरे को घाटा हो जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, ये जो किसान जिनसे उन्होंने जमीन खरीदी थी उनको वापस लौटाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऐसे नहीं, ना 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 ना, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा भाई तुम एक काम करो, तुम अपना जमीन लो और मुझे पैसे दो, मतलब जबरदस्ती पैसे दो, जमीन लो और पैसे दो मुझे, ये करने लगे। मतलब अजीब जबरदस्ती है। पहले तो जमीन खरीद ली मेरे से, ठीक है, अब जमीन खुद ही बेच रहे हैं वो भी, ठीक है, समझ रहे हो, खराब जमीन किसी काम की नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई मेरे को नहीं, और जब नहीं करते थे अलग से उन्होंने वो क्या करते थे उनके ऊपर, आप जानते ही हैं, हाँ, अत्याचार करते थे, और क्या करेंगे, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये आई जब 3/20 पार्ट उनको जो खराब जमीन बेची दी जा रही है और उनसे अच्छी जमीन ली जा रही है इसके वापस, भाई जब तुम नहीं खरीद पा रहे हो तो तुम्हारी अच्छी जमीन ले रहे हैं, खराब जमीन तुम ले लो, यही करते थे वो लोग। बड़ी प्रॉब्लम। मैंने बोला राम कुमार शुक्ल गए, कहाँ गए, गांधी जी के पास। उनको बात पता चली कि गांधी जी कुछ हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। मैंने बताया ना, लीडर की जरूरत होगी आप लोगों को। उनके पास गए हैं भाई, ऐसा नहीं, बहुत सारे टीचर जैसे बताते हैं भाई गांधी जी घूम रहे थे, घूमते घूमते बिहार चले गए, ठीक है, बिहार चले गए तो वहां पे चंपारण मिला, चंपारण मिला तो वहां पे काम, ऐसा कुछ नहीं भाई। प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं लोग, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो लीडर करता है। तो ये रामचंद्र शुक्ल, गांधी जी के बाद राम प्रकाश शुक्ल, ये गए हमारे गांधी जी के पास, प्रकाश या कुमार शुक्ल। अब गांधी जी ने कहा ठीक है चलो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ये गए, जब गए वहां पे तो उन्होंने यही वर्ड, कौन सा, सत्याग्रह, सत्याग्रह, जो सत्य के लिए आग्रह, उन्होंने कहा भैया देखो सत्याग्रह करो, मीन्स अहिंसा, नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं चाहिए। तो अब देखो नॉन वायलेंस की उन्होंने एक डेफिनेशन बताई वहां पे। जो नॉन वायलेंस होता है ना, आप एक काम करिएगा, जब आप बुक रीड करेंगे ना तो बुक के कॉर्नर में एक येलो कलर का बॉक्स होगा जहां पे इसके बारे में दिया गया है अच्छे से। मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जो नॉन वायलेंस था ना, उन्होंने इसके बारे में बताया कि देखो नॉन वायलेंस हमेशा ताकतवर, पावरफुल मैन की ही एक बोले तो पावर होती है, एक हिडन पावर होती है, एक पावरफुल मैन की हिडन पावर होती है, क्या, अहिंसा, नॉन वायलेंस। कहीं कैसे, जरा सोचो जरा कि एक छोटा सा बच्चा है, टिंगू सा, और वो खली से कहता है ओए साइड हट नहीं तो एक तमाचा दूंगा तेरे को जड़ के। तो खली सोचो क्या करेगा वो तो उसको ऐसे फूकेगा, वो उड़ के चला जाएगा। जस्ट सोचो, मान लो तुम क्लास में हो, एक पतला सा छोटा सा बंदा, एकदम पतला हड्डी सा, अब वो तुमको आ रहा है ओए हट हट साइड से हट, या फिर तुमसे हाँ मेरे से लड़ेगा, मेरे से लड़ेगा, ऐसे करते ना, सीना से लड़ेगा, मेरे से लड़ेगा। तो सोचो यार, तुम्हें हंसी आएगी ना, वो पतला सा बंदा जो वो कहेगा मेरे से लड़ेगा, ठीक है, हंसी तो आएगा ही। बट सपोज दैट एक बढ़िया सा चौड़ा सा बंदा, लंबा सा, वो एक बंदा आता है, उससे टकराता है, ऐसे कंधा लड़ जाता है। अब वो क्या कहे, जो जिसका कंधा लड़ा है उसने कहा उस लंबे वाले आदमी से, मोटे तगड़े आदमी से, कहते हैं दिखता नहीं है क्या तेरे को। अब वो मोटा वाला बंदा कहता है, लंबा वाला बंदा, वो कहता है अरे जाओ यार, फालतू मार दूंगा तो अभी एक ही तमाचे में गिर जाओगे। अब वो लंबा वाला मोटा वाला बंदा ये कहता है उससे, मारा नहीं उसने, उसने बस क्या कहा, अरे जाओ यार काम करो अपना। मारा नहीं उसने, बस बात से काम कर दिया उसने। तो जस्ट सोचो जरा, इस बात का उसको इन्फ्लुएंस होगा, प्रभाव होगा, चला जाएगा कि लड़ेगा वो। उसको मालूम है भाई मैं नहीं जीत सकता। उसने कोई वायलेंस नहीं किया, उसने किसी प्रकार का कोई वायलेंस, कोई हथियार यूज नहीं किया, अपने हाथ का भी इस्तेमाल नहीं किया, बस नॉर्मल वे पे उसने उस मैटर को सॉल्व कर दिया। तो गांधी जी एक बात कहा करते थे कि भाई जो नॉन वायलेंस है वो हमेशा पावरफुल मैन का हथियार होता है। नॉन वायलेंस इज द व्हाट, आई मीन बोले तो औजार होता है, हथियार होता है, जो तुम बोलो यार, वो आर्म होता है किसका, एक पावरफुल मैन का, इज द आर्म ऑफ अ पावरफुल मैन, ये वो बोला करते थे। तो ये है एक्चुअल में सत्याग्रह, नॉन वायलेंस। जो लोग बताते हैं कि भाई एक तमाचा यहाँ पे मारो दूसरा तमाचा दे दो, वो यार सिंपल सी बंदा, वो उस आदमी के लिए प्रॉफिटेबल है या उस पर लागू होगा जो भाई खुद पावरफुल है ना।
भाई खली है मान के चलो, या एक पावरफुल मैन है, अब वो एक तमाचा देगा तो दूसरा बंदा मालूम है कि इसको दूसरा तुम्हारे जैसे जड़ूंगा फिर ये बौखला जाएगा, अभी तुमको जड़ देगा अच्छे से। तो ये सारी सिस्टम है। ओके, क्लियर हो गया आई होप। तो गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया, वहां पे आराम से बात अपनी रखी, विदाउट वायलेंस, कोई वायलेंस नहीं किया, कोई हथियार यूज नहीं किया, और बकायदा अंग्रेजों से, ये जो ब्रिटेन्स थे वहां पे जो ये सब सिस्टम लेकर आ रहे थे उनसे उन्होंने लड़ा। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने उनको क्या किया कि जेल में ले जाके, भाई सिंपल सी बात है, इनिशियल बात कोई नहीं मानता इस सब चीजों में। ऐसा नहीं कि हम बैठ गए सत्याग्रह, खाना पीना नहीं खाएंगे और अंग्रेज कहेंगे अरे यार तुम खाना नहीं खा रहे हो, चलो चलो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ले पकड़ा गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया, इसी साथ में सबको जेल में डाल दिया। बट जब एक टाइम होता है ना, जब लगातार ये, अब देखो तुम मारोगे इसको जो तुम्हारी बात फोर्सफुली ना माने, बट आराम से कोई बंदा प्यार से, बहुत ही प्यार से बात कर रहा है और बात नहीं मान रहा है, तब तुम्हारे अंदर से थोड़ी सी, है ना, वो लगती है, तब तुम कहते हो यार नहीं इसकी बात, कोई 10 में से कोई एक बंदा जरूर करेगा। फिर बाद में एक कमेटी बनाई गई, शॉर्ट में थोड़ा चलता हूँ कि एक कमेटी बनाई गई। कमेटी आप जानते होंगे, एक नॉर्मल जिसमें बातचीत करी जाती है, उस कमेटी में उनके लीडर थे गांधी जी। तो गांधी जी जो जेल में बंद थे उनको भी कि भाई चलो तुम अपनी बात बताओ यार, तुम्हारी क्या मांगे हैं, तुम क्यों अनशन करे हुए हो, क्यों सत्याग्रह तुमने किया हुआ है। तो उन्होंने बात रखी कि भी देखिए ऐसी ऐसी बात है यार, वो लोग कैसे खाएंगे पिएंगे, हाँ, जब बड़े लोगों के पास बात चलती है तो उन्हें पता चलता है, छोटे लोग तो उनके वो होते हैं, उनको नहीं समझ में आता है। उन्होंने कहा ठीक है चलो ये मैटर है, एक काम करते हैं, ठीक है आपकी हम बात मानते हैं, और ये जो 3/20 पार्ट पे जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं, और क्योंकि टैक्स नहीं दे सकते भाई, तो जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं वो हम हटा देते हैं। तो इस तरीके से वो जो टैक्सेस दे, इस 3 कठिया सिस्टम पे जो टैक्स था वो टैक्स हटा दिया। गांधी जी ने सक्सेसफुल हुआ उनका ये सत्याग्रह आंदोलन। और फिर आगे चले गए वो बोले खेड़ा में, ठीक है, खेड़ा, खेड़ा भी बोले तो अहमदाबाद में खेड़ा एक पड़ता था, ठीक है, एक छोटा सा गांव जिला जो बोलो, तो उस खेड़ा में भी यही सिस्टम चल रहा था, सेम क्रॉपिंग का ही, मतलब फील्ड से रिलेटेड, पीजेंट से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड। ठीक है, पहले मैं बता देता हूं कितने सत्याग्रह गांधी जी ने कितने सत्याग्रह लड़े थे जब 1915 के बाद जब आए थे। पहला जो चंपारण था वो 1917 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बिहार में चंपारण था वहां पे। इसके बाद 1918 खेड़ा में, कहां पे, खेड़ा में 1918, और फिर 1918 में ही ये गुजरात में पड़ता है, और एक और गुजरात में ही, एक और अहमदाबाद में, ये भी गुजरात का, दोनों गुजरात का है। अहमदाबाद में ये जो था ना, ये कॉटन मिल के लिए था, इसको मैं बताऊंगा अभी, ये था अहमदाबाद में, ठीक है। अब बात करते हैं कि 3 चीजें मैंने बताई, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, पहले से नोट करिए, ये 1918 है, ये भी 1918 है, और ये जो चंपारण है वो 1917 में। पूरी कहानी बताइए, आप उसे लिख लीजिएगा, नोट। तो देखो ये आप नोट कर लीजिए, एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ये तीनों जो सत्याग्रह गांधी जी ने किए थे उसके थ्रू। चंपा ने आम खाया, ठीक है, चंपा मीन्स चंपारण, आम मीन्स अहमदाबाद, ठीक है, और इसका KH लीजिए और ये बन जाएगा आपका खेड़ा। तो चंपा ने आम खाया, ये आप याद कर लीजिएगा, ओके। तो 1917, 18 और 1918, यहां से आपको ये पता चल गया होगा कि क्या क्या कर रहे थे। हालांकि अभी बात पता नहीं हुई हमें खेड़ा में, तो खेड़ा में क्या था। तो अब बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की। देखो खेड़ा सत्याग्रह की बात करें, या उससे पहले हम अगर चंपारण की बात करें, तो जब चंपारण में ऐसा नहीं कि जब राम कुमार शुक्ल जी गांधी जी के पास आए तो गांधी जी अकेले नहीं गए। भाई सिंपल सी बात है, ये बताओ, आपका मैटर है, आपका जब मैटर है तो आप अकेले जाते हैं क्या? नहीं, आप पूरी गैंग लेकर जाते हैं ना। तो सेम चीज है, गांधी जी भी अपनी गैंग लेकर गए। अब उन गैंग में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट थे, पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और JB कृपलानी, महमूद उल हक,
ठीक है, और बहुत सारे मतलब 5-6 बंदे गए थे उनके साथ, सबके नाम नहीं बता रहा हूं मैं, कोई है भी नहीं, आपके बुक्स में भी नहीं है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज में दे रहा हूं जिससे आपको वो पूरी स्टोरी माइंड में रहे, ठीक है। तो ये सब गए। उसके बाद ऐसे यहाँ पर भी जब मैं खेड़ा सत्याग्रह की बात कर रहा हूँ अहमदाबाद में, तो वहां पे भाई अहमदाबाद गुजराती, तो गुजराती भाई भी रहेंगे वहां पे। तो गुजराती भाई में विट्ठल भाई पटेल और बोले तो वल्लभ भाई पटेल, ये दो लोग कौन कौन, एक थे हमारे विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने एक गरीब किसान मजदूर की बात सुनी। ये थे जो इनके बारे में पहले से ही सोचते थे, इनके बारे में पहले से ही काम किया करते थे। तो एक थे कालीपराज नाम के आदिवासी, वहां पे खेड़ा में एक आदिवासी थे, कौन, कालीपराज। कालीपराज नाम के एक आदिवासी थे। उनकी भाई बहुत बड़ी समस्या थी कि उनके ऊपर अलग से रेवेन्यू यानी कि टैक्स, किस पे टैक्स, उनकी जमीन पे टैक्स, तो अलग से रेवेन्यू आ गया था ब्रिटेन गवर्नमेंट का, कॉलोनियल। याद रखो, ये जो नेशनलिज्म चालू होता है वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से चालू होता है। कहां से, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या है, कॉलोनियल मींस क्या होता है कि जब बाहर की कोई कंट्री अपना बिजनेस करने के लिए हमारे यहाँ प्लांट करती है, प्लांट लगाती है, तो उसे कॉलोनियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ब्रिटेन वगैरह, फ्रांस हो गई, पुर्तगालीज हो गए, ये सभी आए थे ना हमारे देश में, फ्रांस हो गई, ये सभी आए थे। तो ये सब आए थे हमारे यहाँ कॉलोनीज बिठाई, यानी बिजनेस करने के लिए आए थे, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कॉलोनियल बोलते हैं। अब इनके बिजनेस को हमें हटाना था, तो हमने एक मूवमेंट चालू किया, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। क्लियर है ना, ठीक है, आगे चले हम। तो विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को इनकी बात पता चली कि भाई हमारे यहाँ हमारे ऊपर बहुत टैक्स चालू कर दिया इन्होंने, बहुत टैक्स लगा रहे हैं, बड़े परेशान हैं यार, हमारी समस्या आप दूर कीजिए प्लीज। तो ये क्या गए, ये पहले अपने स्तर पे बात करी, अपने लेवल पे इन्होंने बात करी, नहीं बात बनी तो ये भाई गांधी जी के पास गए। गांधी जी फिर अपनी गैंग लेकर गए और यहाँ पर आए खेड़ा में, उन्होंने फिर से सत्याग्रह स्टार्ट किया। जब उन्होंने 1918, पहले बता दे रहा हूं मैं, 1918 में फिर से सत्याग्रह स्टार्ट करा। तो 25% एक तो लोगों की इनकम थोड़ी सी इंक्रीज हुई, आई मीन यहाँ पे नहीं 25%, यहाँ पे टैक्स पे थोड़ा सा रिडक्शन हो गया। चलो ठीक है, हम 4 रुपए अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो चलिए ठीक है 3 रुपए टैक्स दीजिए, टैक्स देना पड़ा बट थोड़ा सा कम। तो ये वाला जो खेड़ा था, खेड़ा सत्याग्रह, ये उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ गांधी जी का। हाँ, फिर भी सक्सेस तो हम मानेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं, ठीक है। इसके बाद हम वापस आ जाते हैं किसमें, वापस क्या, आगे चलते हैं। खेड़ा सत्याग्रह आपको पता चल गया होगा किसके लिए, वो जमीन में, आई मीन जो किसानों की प्रॉब्लम थी उनके लिए किया गया था। अब बात करते हैं हम लोग अहमदाबाद वाला सत्याग्रह, जो कि 1918 में ही किया गया। तो 1918 में ये जो सत्याग्रह किया गया था, ये मात्र एक था तीनों में से जो किसानों के लिए नहीं था, पीजेंट के लिए, फार्मर्स के लिए नहीं था। ये जो था ये लेबर्स के लिए था। ये किसके लिए था, लेबर्स के लिए। किस तरह के लेबर्स के लिए, जो कॉटन मिल में वर्क करते थे, ऐसे लेबर्स जो कॉटन मिल में वर्क कर रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये था कि जो कॉटन मिल में लेबर्स काम कर रहे होते हैं, उन पे क्या है, टैक्स और इंक्रीज कर दिया गया। अब यहाँ पे जो अहमदाबाद में वो प्लेग फैला हुआ था बहुत भयंकर तरीके से, यहाँ पे सूखा फैला था। यहाँ पे एक और थी कि यहाँ पे फेमाइन, सूखा फैला हुआ था, और उधर पे प्लेग की बीमारी फैली हुई थी बहुत ज्यादा। वहां पे एपिडर्मिस था, महामारी चल रही थी। अब महामारी में लोगों को दवाइयों की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, उसके बाद भी उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस, एक्स्ट्रा और ज्यादा टैक्सेस, रेवेन्यू डाल दिया गया। तो उससे उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई। उन्होंने सीधे गांधी जी के पास गए, कहें भाई हमारी मदद करो। गांधी जी ने उनकी मदद करी, और मदद करने पर उनकी जो सैलरी है, किनकी सैलरी, जो लेबर्स थी उनकी सैलरी 25% इंक्रीज कर दी गई। यानी अगर उनको 100 रुपीज मिलता था तो अब उनको 125 रुपीज मिलना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से ये वाला थोड़ा सक्सेस हुआ गांधी जी का, चंपारण वाला। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखा दे रहा हूं एक क्वेश्चन के साथ, उसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप तब तक इसे नोट कर सकते, ठीक है। तो ये है इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्वेश्चन में आपका आता है, लॉन्ग में आता है क्वेश्चन, 2019 में भी आया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये है आपका, क्या इफेक्ट हुआ वर्ल्ड वॉर का, क्या इफेक्ट हुआ नेशनलिज्म इन इंडिया अराइज होने में, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, पहला क्या है कि क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो मैंने जैसा बताया कि वहां पे क्या हुआ, उनको
बहुत ज्यादा पैसा चाहिए था डिफेंस में खर्च करने के लिए। वह उनको पैसा पैसा से बहुत सारी चीजें खरीदेंगे ना, सिंपल चीज है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जो इंडिया में थी उसने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, ठीक है, जो भी टैक्सेस वगैरह और क्या बढ़ाएंगे, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी। कस्टम ड्यूटी मीन्स होता है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क मतलब मान लीजिए आपको अहमदाबाद से आना है राजस्थान, तो एक इस बॉर्डर से उस बॉर्डर जाना है तो उसके लिए आपको क्या टैक्सेस देना पड़ता है ना, तो वो टैक्सेस बढ़ा दिए गए। रेज्ड एंड इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस। इनकम टैक्स भी आ गया भाई, चलो अभी इनकम टैक्स भी आप देंगे, ठीक है। क्रॉप फेल्ड हो गई, बताया था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, सूखा बढ़ गया। फेमाइंस एंड एपिडेमिक, मतलब एपिडेमिक हुआ, इसका रिजल्ट एपिडेमिक नहीं है, एपिडेमिक तो वैसे ही महामारी हुई थी। उस महामारी में 12 से 13 मिलियन लोग मर गए। और विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन, उनको चाहिए थे बहुत सारे मैन पावर। अच्छा एक बात का और, गांधी जी ने एक शर्त रखी थी कि भाई, क्योंकि 2015 में आए थे, तो जब ये विलेजर्स को फोर्सफुली रिक्रूट कर रहे थे तो गांधी जी ने कहा देखो एक काम करते हैं कि हम लोग एक ट्रीटी करते हैं और उसके थ्रू, या संधि करते हैं भाई, मांडोली बोलते हैं ना, कि आप ठीक है हमारे लोग ले जाइए, हम उनसे कहेंगे कि आप वर्ल्ड वॉर में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट होइए तो जब आप सहयोग करते हैं वर्ल्ड वॉर में, तो जब आप सपोज जीतते हैं, ब्रिटेन अगर जीतती है तो हमें कुछ कंसेशन देगी, टैक्सेस में कंसेशन देगी, क्योंकि उस समय कहीं ये माइंड में नहीं था कि भाई हमारा देश छोड़ के चले जाओ, बस इसी पे मान जाए तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत ही हालत खराब थी। उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा कंसेशन देंगे, आप टैक्स में हमारे ऊपर इतना ज्यादा जाती नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, आप बस सोल्जर्स का इंतजाम कर लिए, बाकी सब मेरे ऊपर है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी। ये आप पॉइंट याद कर लीजिए, 1 2 3 4 पॉइंट है, आपके बड़े काम की चीज है। ओके, ये इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। आज के लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि क्लास वैसे ही बहुत लंबी हो गई है और हिस्ट्री क्लास वैसे ही बोरिंग लगती है, तो यहाँ पे इतना ही रखते हैं। कहानी यानी सीजन फर्स्ट खत्म होने में बस थोड़ा सा टाइम है, यानी खिलाफत और नॉन कॉपरेशन भी समझेंगे हम कि ये कैसे चालू हो गया। खिलाफत क्या है, ऑटोमन जो साम्राज्य है वो, इससे याद रखो खिलाफत जो आंदोलन है वो ऑटोमन साम्राज्य से रिलेटेड है, टर्की से रिलेटेड है, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। जिसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको थोड़ा चाहिए भाई मैप का नॉलेज, तो हम मैप के बारे में लेकर आएंगे, मैप बताऊंगा, उसमें थोड़ा समझना तुम, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई ये क्या है, खिलाफत क्या है, और खिलाफत का कनेक्शन नॉन कॉपरेशन से कैसे है, ठीक है, स्वराज से कैसे है, ये स्वराज क्या है, ये सारे वर्ड्स के बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, और इसी के साथ वही कोट प्यारा सा, छोटों को प्यार कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाइए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ओके बाय।